चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बिहार पुलिस का न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले जो है ना 16 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, जो लोग नहीं देखें पीछे जाके देख लीजिए। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 पढ़ेंगे। देखिए टेस्ट हुआ था 20/7/2024 को टेस्ट हुआ था, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है तो 17 है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है क्लास को पूरा देखिएगा और जवाब दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन का आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, टेस्ट नंबर कितना है तो 17 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। आप लोग पूरा क्लास ज़रूर देखिएगा तभी जो है पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन है, याद हुआ कितना क्वेश्चन आ रहा था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था। बताइए किसने कहा था। तो 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। तो कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा, तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। याद रखिए वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा। और बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव की शुरुआत कब किया था? एक किए थे 1893 में किए थे। कब किए थे? 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत किए थे। ठीक है, तथा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किए थे 1895 में। एक कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक किए थे, याद रखिएगा। और वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास सुनाकर जो है ना मांडले जेल मतलब बर्मा भेज दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और तिलक ने मांडले जेल में ही गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा था। क्वेश्चन पूछेगा कि गीता रहस्य पुस्तक किसका है, तो बाल गंगाधर तिलक का पुस्तक है, याद रखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड फंड WWF का फुल फॉर्म होता है, का प्रतीक जो है ना कौन जानवर है? बताइए। कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वाइंट पांडा है। क्या है? ज्वाइंट पांडा है। तो वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड WWF का जो प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ज्वाइंट पांडा है। और वर्ल्ड लाइफ फंड का जो स्थापना हुआ था ना, इसका स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? 1961 में स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। 1961 में स्थापना हुआ था। और इसका निवास स्थान जो है ना मुख्यतः शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाली और मिश्रित वनों में मिलता है। और लाल पांडा का वैज्ञानिक नाम बोलेगा तो ये जो है ना ज्वाइंट पांडा का वैज्ञानिक नाम बोलेगा तो क्या होगा? इसका वैज्ञानिक नाम है एलिरियोपोडा मेलाल्यूसिया, याद रखिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? बताइए। कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? बताइए क्या होगा। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय है। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। तो क्वेश्चन चलता फिरता क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक बोलेगा तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत जो है ना संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है मतलब हनन होता है तो कोई भी स्थिति में जो है न्यायपालिका का शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है उच्च न्यायालय जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, 32 बोलेगा तो सर्वोच्च न्यायालय, 226 बोलेगा तो उच्च न्यायालय। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पुरुष में मरकरी के विषाक्तता में कौन सा रोग होता है? बताइए। कह रहा है कि पुरुष में मरकरी के विषाक्तता में कौन सा रोग होता है? तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीना माता होता है। कौन होता है? मीना माता होता है। तो याद रखिएगा कि पारे की जो है ना पारे की विषाक्तता में क्या होता है? मिनी माता होता है। क्या होता है? मिनी माता होता है। और याद रखिएगा कि सर्वप्रथम वर्ष 1956 में जापान के मिनीमाता शहर में इस रोग का पता चला था। यह आंतों और तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। और कैडमियम की अधिकता से क्या होता है? तो इसे इटाई रोग होता है। क्या होता है? इटाई रोग होता है। और आर्सेनिक की अधिकता से क्या होता है? ब्लैक फुट रोग होता है। क्या होता है? कैडमियम की अधिकता से बोलेगा तो इटाई, आर्सेनिक की अधिकता से बोलेगा तो ब्लैक फुट रोग होता है। और नाइट्रेट की अधिकता से बोलेगा तो क्या होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और तांबा की अधिकता से बोलेगा तो क्या होता है? तो तांबा की अधिकता से जो है ना बिल्सन रोग होता है। क्या होता है? बिल्सन रोग होता है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था होती है। बताइए कैसी होती है? बताइए क्या होगा। इस ऑप्शन में बताइएगा कि बंद अर्थव्यवस्था जो है ना कौन सा है? बताइए। बंद अर्थव्यवस्था होती है कैसी होती है? तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करते हैं ना उसे क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती है उसे क्या कहेंगे? बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे करा नीचे 4 वाक्यों में 3 त्रुटिपूर्ण है।
करा नीचे जो वाक्य दिया हुआ 4 ऑप्शन दिया हुआ उसमें 3 त्रुटिपूर्ण है और त्रुटि रहित वाक्य जो है ना छाट कर उसे चिन्हित करें। बताइए इसमें कौन जो है त्रुटिपूर्ण वाक्य नहीं है, बताइए। तो 6 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? डी है, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। ये बिल्कुल क्या है? तो सही है। बाकी 3 वाक्य क्या है? त्रुटिपूर्ण है। इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। आइए क्वेश्चन रहिए 7 पे करा नीचे दिए गए मुहावरे के सही अर्थ का चयन कीजिए। यहाँ पे करा मुंह से फूल झड़ना। मुंह से फूल झड़ना का मुहावरा क्या होता है? मुंह से फूल झड़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीठा बोलना। ये बोलता है मुंह से फूल झड़ रहा है तो मीठा बोल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट कह रहा है कि सियाचिन हिमनद स्थित है। बताइए कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीर पंजाल श्रेणी में। कहाँ पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है? तो सियाचिन हिमनद जो है यहाँ सॉरी यहाँ पे जो है ना ये गलत है। यहाँ पे जो सियाचिन हिमनद जो स्थित है ना ये काराकोरम श्रेणी होगा। क्या होगा? काराकोरम श्रेणी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। सर हम जो जिसका जो हम आंसर बता रहे हैं इस आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा, सी होगा। तो सियाचिन हिमनद स्थित है कहाँ? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो सियाचिन हिमनद काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तरी जो श्रेणी है ना काराकोरम है। तो ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तरी श्रेणी बोलेगा तो कौन सा है? तो काराकोरम है, याद रखिएगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो कौन सा है? तो K2 जिसको गॉडविन अस्टीन बोलते हैं, जो काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। काराकोरम श्रेणी में जो है ना 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन कौन? सियाचिन पाया जाता है, हिस्पर पाया जाता है और बियाफो पाया जाता है, बाल्टोरा पाया जाता है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन रहे 9 पे। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या है? बताइए विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या है? तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाट है। क्या है? वाट है। तो शक्ति का बोलेगा तो वाट होता है, प्रतिरोध का बोलेगा तो ओम होता है, विभवांतर का बोलेगा तो वोल्ट होता है और विद्युत आवेश का बोलेगा तो कुलाम होता है, ज्योति तीव्रता का बोलेगा तो कैंडेला होता है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का बोलेगा तो वाट, प्रतिरोध का बोलेगा तो ओम, विभवांतर का बोलेगा तो वोल्ट और विद्युत आवेश का बोलेगा तो कुलाम और ज्योति तीव्रता का बोलेगा तो क्या होगा? कैंडेला होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है पेनिसिलियम उदाहरण है। बताइए किसका उदाहरण है? पेनिसिलियम उदाहरण है किसका है? बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कवक का है। किसका है? कवक का उदाहरण है। तो पेनिसिलियम जो है ना कवक का उदाहरण है। और 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त किया था। ठीक है, 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त किया था। और कवक का जो है ना प्रयोग डबल रोटी बनाने में, जिसके लिए सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी नामक कवक का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। आई क्वेश्चन रही 11 पे कर अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। बताइए किससे काल में आया था? अब्दुल रज्जाक जो विजयनगर आया था किससे काल में आया था? तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय काल शासन राज्य काल में आया था, याद रखिएगा। किसके काल में आया था? देवराय द्वितीय के राज्यकाल में आया था। और बाकी जो भी इसका डिटेल इंपॉर्टेंट लगे ना उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी PDF इसका टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। जो आप क्लास देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। उस लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो है ना PDF डाल देंगे, वहाँ से आप जो भी इंपॉर्टेंट PDF में लगे, क्योंकि इसमें PDF में ना खासियत ये बात है ना, इसमें सारा क्वेश्चन का डिटेल भी दिया हुआ है। तो डिटेल कुछ जो इंपॉर्टेंट लगे उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी अभी जो मेन मकसद है मेरा वो रिवीजन करवाना है, तो सारा आपको रिवीजन करवाना है 100 क्वेश्चन तक। और बाकी मैथ रीडिंग का हम यहाँ पे आंसर टिक कर देंगे, आप मैथ रीडिंग का भी सोल्यूशन वहाँ से कर लीजिएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन रहिए 12 पे। क्वेश्चन देखिए 12 कर रहा है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? बताइए कर रहा है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है ना वो कौन सी है? तो 12 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? 12 का डी होगा, 180 डिग्री दशांतर है। क्या है? 180 डिग्री दशांतर। याद रखिएगा ना कि 180 डिग्री दशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। ठीक है, और यह जो है ग्रीनविच मतलब इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में मध्य प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। आइए क्वेश्चन रहिए 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? कह रहा है हल्दी के पौधे का खाने लायक ही जो हिस्सा है ना वो कौन सा है? तो 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी है, प्रकंद है। क्या है? प्रकंद है। तो हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो प्रकंद है। तो प्रकंद मतलब क्या होता है? तना होता है। ठीक है ना, प्रकंद मतलब तना होता है और हल्दी खाने का भाग है। हल्दी जो है ना एक प्रकार का तना है, जड़ नहीं तना है। ठीक है, हल्दी, अदरक, केसर, आलू, प्याज, लहसुन, ये सब क्या है? तना का उदाहरण है। कौन कौन है? तो हल्दी हो गया, हल्दी, अदरक, केसर, आलू, प्याज, लहसुन, ये सब क्या है? तना का उदाहरण है, ना कि जड़ का है। आइए क्वेश्चन है 14 पे कह रहा है हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बताइए कह रहा है हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। आइए क्वेश्चन है 15 पे कह रहा है प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है। किसका है? बताइए प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है किसका है? तो बताइए क्या होगा? तो 15 का जो सही उत्तर होगा ना, 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो बताइए आप लोग।
तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का, याद रखिएगा। तो कह रहा है प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है किसका? तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का है। तो प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है। और प्रोड्यूसर गैस में जो है लगभग 70% नाइट्रोजन होता है और 25% कार्बन डाइऑक्साइड होता है और 4% जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, मतलब कार्बन ऑक्साइड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बोलेगा तो 4% होता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर गैस में लगभग 70% नाइट्रोजन और कार्बन ऑक्साइड बोलेगा तो जिसको CO बोलते हैं, इसमें इसका होता है कितना? 25%। और कार्बन डाइऑक्साइड बोलेगा तो लगभग 4% होता है। और प्रोड्यूसर गैस को ना लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। और प्रोड्यूसर गैस का प्रयोग जो है कांच एवं इस्पात उद्योग में ईंधन के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा। तो प्रोड्यूसर गैस होता है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो कांच एवं इस्पात उद्योग में ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? बताइए, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा का जल है। क्या है? वर्षा का जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए कह रहा है गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा जो है ना कहाँ हुई और उन्होंने जो है ना पार्सियन की कहाँ सीखी? बताइए, गुरु गोविंद सिंह की जो शिक्षा हुई कहाँ हुई और उन्होंने पार्सियन कहाँ सीखा? तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। कहाँ है? पटना में। तो गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा जो है ना पटना में हुई और उन्होंने यहीं जो है ना पार्सियन सीखी थी। गुरु गोविंद सिंह जो थे ना सिखों के कैवें गुरु थे? 10वें गुरु थे। कैवें गुरु थे? 10वें गुरु थे सिखों के, याद रखिएगा। और उन्होंने खालसा पंथ और एवं पाहुल प्रणाली की स्थापना किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि खालसा पंथ और पाहुल प्रणाली की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ना पटना सिटी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना सिटी में हुआ था। और याद रखिएगा कि नांदेड़ में 7 अक्टूबर 1708 को अफगानियों द्वारा इनका क्या कर दिया? हत्या कर दिया। तो गुरु गोविंद सिंह का हत्या कब हुआ था? 1708 में हुआ था। आइए क्वेश्चन देखिए 18 देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है। कह रहा चूज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड क्या है? स्टार गेम। स्टार्ट गेम है, इसमें बोल रहा है कि चूज द एंटोनिम्स मतलब बताना है स्टार्ट गेम का क्या होगा। तो 18 का जो सही उत्तर होगा स्टार्ट गेम मतलब होता है ना चाल, एंटोनिम्स का क्या होगा? फ्रेकनेस होगा। क्या होगा? फ्रेकनेस होगा। फ्रेकनेस मतलब क्या होता है? स्पष्टवादिता होता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे क्वेश्चन 19 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे दिया हुआ है द ट्यूटर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज क्या है? पूरब में उगता है। कह रहा है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट क्या होगा? तो 19 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? द ट्यूटर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट होगा। क्या होगा? द ट्यूटर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बताइए, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष ने किया था। कौन किया था? अरविंद घोष ने किया था। यहाँ पे कह रहा है कि वंदे मातरम अंग्रेजी में बात कर रहा है। यहाँ पे याद रखें पॉइंट, यहाँ पे मेन इंपोर्टेंट जो है यहाँ पे ये है। तो वंदे मातरम को जो है अंग्रेजी में अनुवाद बोलेगा तो किसने किया था? तो ये फिर अरविंद घोष किए थे। और वंदे मातरम जो है ना सर्वप्रथम 1882 में आनंद मठ उपन्यास में प्रकाशित हुआ था। जो वंदे मातरम जो था ना वो क्या हुआ था? 1892 में आनंद मठ उपन्यास में प्रकाशित हुआ था। और वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 में के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन की रचना जो रहमतुल्लाह सयानी किए थे। और आनंद मठ उपन्यास की रचना जो है किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। हाई क्वेश्चन नंबर 21 पे करा सिंधु नदी का उद्गम होता है। बताइए कहाँ से? सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? बताइए। तो 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैलाश पर्वतमाला से होता है। कहाँ से होता है? कैलाश पर्वतमाला से होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान जो है कैलाश पर्वतमाला स्थित मानसरोवर जो है ना क्या है? तो मानसरोवर झील के समीप अवस्थित है। याद रखिए कैलाश पर्वतमाला तिब्बत में स्थित ट्रांस हिमालय का भाग है। और रोम वासियों ने सिंधु नदी के नाम पर ही जो है ना भारत का नाम इंडिया रखा था। और इस सिंधु नदी का प्रमुख सहायक नदियाँ बोलेगा तो कौन कौन है? सतलज है, रावी है, ब्यास है, झेलम है, चिनाब, जास्कर, ये सब क्या है? तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है? सिंधु नदी की सहायक नदियाँ तो सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, ये सब क्या है? तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है 1960 में सिंधु नदी जल समझौता बंटवारे संबंधी समझौता हुआ। तब क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु नदी जो जल समझौता है किसके किसके बीच हुआ था? भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। आए क्वेश्चन नंबर 22 पे करा है OTEC का पूरा नाम क्या है? बताइए। OTEC का पूरा रूप क्या है? बताइए क्या होगा? तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन है। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन है। आए क्वेश्चन नंबर 23 पे करा कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजन कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे करा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बताइए। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा बार बार आता है। बेकिंग सोडा बताइए क्या होगा? बेकिंग मतलब खाने वाला सोडा, ये कहाँ पर ही करेंगे? बेकिंग सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा।
अगर धोने का सोडा रहता तो सोडियम कार्बोनेट होता। अगर यहाँ पे खाने वाला सोडा बोल रहा है तो बाई मतलब क्या, खाना बनाती है, तो बाई मतलब क्या, बाई कार्बोनेट। याद रखिए, इसका सूत्र बोलेगा तो क्या होता है, NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है, इसका याद रखिए, इसका सूत्र होता है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन से जो है ना मैथ का क्वेश्चन है, इसको देखिए टिक कर दे रहे हैं। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 26 पे आइए, 26 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 26 का सी होगा। आगे आइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे, यहाँ देखिए जी क्वेश्चन है, कह रहा है कॉपर्स लुटियस, कह रहा है कॉपर्स लुटियम जो है ना क्या संस्रावित करता है, बताइए। कॉपर्स लुटियम जो है क्या संस्रावित करता है, बताइए क्या होगा। तो 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेस्टेरोन करता है। क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कॉपर्स लुटियम जो है महिलाओं में गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, या प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन को क्या करता है, संस्रावित करता है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, बताइए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1998 में शुरू किया गया था। कब किया गया था, 1998 में शुरू किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 29 पे करा निम्नलिखित में से कौन सा गुण गलत है, बताइए। करा निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा गुण गलत है। तो 29 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइसो हाइलाइट जो है ना आता ये है, क्या है, गलत है, क्या है, गलत है, यही गलत है। आइसो बार बोलेगा तो दाब को आइसो बार से मापते हैं, और सूर्य का प्रकाश बोलेगा आइसो हेल का मतलब मापते हैं, और तापमान को जो है ना आइसोथर्म से मापते हैं। तापमान का मापन क्या कहलाता है, आइसोथर्म कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आइसो हाइट बोलेगा तो यहाँ पे आदता नहीं होगा, आइसो हाइट क्या बोलेगा तो वर्षा होगा, ठीक है, आइसो हाइट बोलेगा तो वर्षा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आइसो हाइट बोलेगा तो वर्षा होगा, दाब का बोलेगा तो आइसो बार, और सूर्य का प्रकाश बोलेगा तो आइसो हेल, और तापमान बोलेगा तो आइसोथर्म, और आर्द्रता बोलेगा तो क्या होगा, आर्द्रता का होगा क्या होगा तो हाइग्रोफाइट होगा, क्या होगा, हाइग्रोफाइट, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे करें एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, बताइए। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, बताइए क्या होगा। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण संरक्षण संगठन है, याद रखिएगा। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ना वो एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने के लिए, भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध करने एवं हर तरह के मानवाधिकारों को लड़ना बताता है। और वर्ष 1977 में शोषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए इसे नोबेल पुरस्कार शांति मतलब नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन में। कहाँ है, लंदन में। क्या देखिए क्या है, तो एक जो है ना पर्यावरण संरक्षण संगठन है। क्या है, पर्यावरण संरक्षण संगठन है। आए क्वेश्चन बनाइए 31 पे करा इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, बताइए। इस ऑप्शन में कह रहा है ना कि इनमें से किसने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, बताइए क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं भाग लिए थे। कौन लिया था, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं भाग लिया था, लेकिन महादेव देसाई भाग लिए थे, मदन मोहन मालवीय भाग लिए थे, प्यारेलाल नैयर भाग लिए थे। तो कह रहा इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिए थे, लेकिन महादेव देसाई भाग लिए थे, मदन मोहन मालवीय भाग लिए थे, प्यारेलाल नैयर भाग लिए थे। आइए क्वेश्चन आइए 32 में क्वेश्चन कर रहा है यदि विक्रय मूल्य 84 रुपये, यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन है ना, तो मैथ का टिक कर दे रहे हैं। तो 32 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 33 नंबर क्वेश्चन पे आइए, इसका 33 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 33 का डी होगा। 34 का भाई आइए देखिए यहाँ से जी क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताइए। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में कौन सा जो है ना सही है, बताइए। देखिए इसको मिलाते हैं। यहाँ पे कोरबा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल क्या है, सही है। यहाँ पे सही है ना, यहाँ पे सही ये बोल रहा है ना, सही। तो कोरबा कहाँ है, उत्तर प्रदेश नहीं, यहाँ गलत है ना। कोरबा कहाँ, छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोरबा बोलेगा तो कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। और रामागुंडम बोलेगा तो कहाँ है, तो रामागुंडम बोलेगा ना, रामागुंडम तमिलनाडु नहीं है। रामागुंडम कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ, आंध्र प्रदेश में स्थित है। रामागुंडम आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे सही का बात पूछा है ना, तो कोरबा उत्तर प्रदेश नहीं होगा। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। रामागुंडम बोलेगा तो आंध्र प्रदेश में है। और तलचर बोलेगा तो कहाँ है, तलचर बोलेगा तो उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। चलचर बोलेगा तो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, उड़ीसा में। और कवास बोलेगा तो कहाँ है, कवास बोलेगा तो गुजरात में स्थित है। यही बिल्कुल क्या है, सही है, डी नंबर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, तो कवास जो है गुजरात में है, बिल्कुल सही है। कोरबा बोलेगा तो कहाँ, छत्तीसगढ़ में है। रामागुंडम बोलेगा तो कहाँ है, रामागुंडम आंध्र प्रदेश में है। और तलचर बोलेगा तो कहाँ है, उड़ीसा में है। तो इसमें बोल रहा था कि सही कौन सा है, तो कवास गुजरात वाला सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंदे संवर्धित सूची के जो है अंतर्गत आता है, बताइए। इस ऑप्शन में का बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंदे जो है संवर्धित सूची के अंतर्गत आता है, बताइए क्या होगा। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मजदूर संघ है। क्या है, मजदूर संघ जो है ना संवर्धित सूची के अंतर्गत आता है। तो मजदूर संघ या व्यापार संघ जो है संवर्धित सूची के अंतर्गत आता है। और भारतीय संविधान में याद रखिए, भारतीय संविधान की 7वीं सूची में केंद्र एवं राज्य
कि शक्तियों के बंटवारे से संबंधित तीन जो है ना, तीन सूची दी गई है। कौन कौन है? एक संघ सूची है, राज सूची है, समवर्ती सूची है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, क्या मिलता है बताइए? लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, क्या मिलता है बताइए, क्या होगा? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। क्या मिलता है? बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। तो कह रहा है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, तो बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये कह रहा है ना, इसमें कह रहा है सूची वन सूची टू को सम्मिलित कीजिए और सूची 1 के नीचे दिए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, इसको मिलान करना है कि किसका किसका क्या होगा। देखिए मिलाते हैं। देखिए उरोस्थी का बोलेगा तो उरोस्थी क्या होगा? उरोस्थी का बोलेगा तो स्टर्नम होगा। क्या होगा? ब्रेस्ट स्टोन जो है इसका बोलेगा तो ब्रेस्ट बोन बोलेगा, इसका स्टर्नम होगा उरोस्थी का। जत्रु का बोलेगा तो कोलर बोन है, कोलर बोन इसका जत्रु का क्या होगा? जत्रु का बोलेगा तो क्लेविकल होगा। क्या होगा? क्लेविकल होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। जानू फलक का क्या होगा? इसको नी कैप बोलते हैं, जानू फलक को ना इंग्लिश में नी कैप बोलते हैं। तो जानू फलक का क्या होगा? तो सी का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना 2 होगा। क्या होगा? पैटेला होगा। और स्कंद फलक का बोलेगा तो क्या होगा? स्कैपुला होगा। क्या होगा? स्कैपुला। देखिए फिर से मिलाते हैं। उपास्थि का बोलेगा तो क्या होगा? उरोस्थी का क्या होगा? अस्टर्नम, उरोस्थी अस्टर्नम, उरोस्थी बोलेगा अस्टर्नम। जत्रु का बोलेगा तो क्या? जत्रु का बोलेगा तो क्लेविकल। जानू फलक का बोलेगा तो पैटेला और स्कंद फलक का बोलेगा तो स्कैपुला होगा। क्या होगा? स्कैपुला। इधर आई तो 37 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी। 4 1 2 3। आगे क्वेश्चन 38 पे आइए। कर्क रेखा नहीं गुजरती, बताइए कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती बताइए। तो कर्क रेखा जो है ना कहाँ से नहीं गुजरती? तो ईरान से जो है ना कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कहाँ से? कर्क रेखा ईरान से नहीं गुजरती है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन मिस्र से, भारत से, म्यांमार से जो है कर्क रेखा गुजरता है। तो याद रखिए कर्क रेखा ईरान से नहीं गुजरती है। और उत्तरी गोलार्ध में 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा जो है विश्व के जिन देशों को कहता है, कौन कौन देश से बताते हैं। यहाँ पे अगर विश्व का बात करेगा ना कौन कौन देश है, तो यहाँ पे राज्य का बात नहीं किया है, यहाँ विश्व में कौन कौन देश गुजरता है। तो देखिए कौन कौन देश है। तो हवाई द्वीप है, बहमास है, मरितानिया है, अल्जीरिया है, लीबिया है, मिस्र है, भारत है, नाइजर है, चाड है, मेक्सिको है, माली है, म्यांमार है, ओमान है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, बांग्लादेश और चीन और ताइवान है। ये सबसे क्या है? कर्क रेखा गुजरती है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है। कह विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। यहाँ पे दिया हुआ रिस्पेक्ट एंड क्या है? एडमिरेशन। क्या है? रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन। क्या होगा बताइए? 39 का क्या होगा? मतलब इसका मतलब 39 का क्या होगा? यहाँ पे 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? स्टीम होगा। क्या होगा? स्टेम। स्टीम मतलब होता है ना, स्टीम मतलब होता है मान सम्मान प्रतिष्ठा होता है, याद रखिए मान सम्मान प्रतिष्ठा होता है। आगे क्वेश्चन 40 पे कर रहा है। देखिए इंग्लिश से क्वेश्चन है, कर रहा है चूज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस द ड्रेसेस वुड बी अरेंज्ड बाई अनीता। दी ड्रेसेस वुड बी अरेंज्ड बाई अनीता। क्या होगा? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनीता होगा। क्या होगा? अनीता होगा। ठीक है, दी ड्रेसेस वुड बी अरेंज, और कौन अरेंज करता? अनीता। यहाँ पे क्या होगा? अनीता होगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए ना, बाई में जो है ना, बाई एक जो है प्रीपोजिशन है और जिसके बाद प्रयोग किया गया है नाउन, मतलब अनीता ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बनाइए 41 पे। कारण इनमें से किस वायसराय को कार्यकाल में भारतीय राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियों का प्रदान करना प्रारंभ हुआ था बताइए। कह रहा है कि इनमें से किस वायसराय को कार्यकाल में, किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों के राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियों प्रदान करना प्रारंभ हुआ था। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन। क्या होगा? लॉर्ड लिटन। तो याद रखिएगा कि लॉर्ड लिटन के कार्यकालों में भारतीयों को राय बहादुर और जो है ना खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था। अब वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में ही पारित हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो लॉर्ड लिटन के काल में ही पारित हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को समाप्त कर दिया था। अब भारत में पहली बार जनगणना बोलेगा तो लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में करवाया गया। हालांकि यह जनगणना जो है सीमित क्षेत्रों में करवाया गया था, लेकिन पहली बार बोलेगा तो पूर्ण जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में हुआ था। ठीक है, और लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। और लॉर्ड डफरिन का बात करें, लॉर्ड डफरिन जो है ना, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल पर सबसे महत्वपूर्ण घटना हुआ था 28 दिसंबर 1882 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है इनमें से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं बताइए। इसमें कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं होता है बताइए, किसमें नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर डी, छिपकली में जो है ना लिंग गुणसूत्र नहीं होता, लेकिन चीता में होता है, बंदर में होता है, तितली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 पे कह रहा है गुरु जल क्या है बताइए। गुरु जल जो है ना क्या है बताइए, गुरु जल क्या है। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन प्लस क्या हैवी हाइड्रोजन है। क्या ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया बताइए। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद कितना है 343 है। कितना अनुच्छेद 343 है। आगे देखिए मैथ क्वेश्चन है, देखिए 45 का राइट आंसर क्या होगा। 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 46 पे आइए, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 46 का ए होगा। आगे देखिए जी का क्वेश्चन दिया हुआ है, करा निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग जो है आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्द्रता मापी। आर्द्रता मापी का प्रयोग जो है आर्द्रता को मापने में करते हैं, याद रखिएगा। तो आर्द्रता मापी जो है ना हाइड्रोमीटर बोलते हैं इसको, यंत्र का प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। अब हाइड्रोमीटर उपकरण जो है ना द्रवों के अपेक्षित घनत्व ज्ञात करता है। एनीमोमीटर बोलेगा तो हवा की शक्ति एवं गति को मापता है। आइए क्वेश्चन आइए 48 पे कह रहा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को ना क्या कहते हैं बताइए। उत्तर कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो क्या होगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 38 डिग्री समानांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, 38 डिग्री समानांतर रेखा कहते हैं। तो 38 डिग्री समानांतर रेखा उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा है। और यहाँ पे बात करेगा 49 डिग्री समानांतर रेखा किसके बीच है, ये जो है यूएसए कनाडा होगा। यूएसए कनाडा के बीच जो है, यूएसए और कनाडा के बीच है। यूएसए कनाडा के बीच 49 डिग्री समानांतर रेखा है। और 17वीं बोलेगा समानांतर रेखा किसके बीच है, तो ये जो है उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम है। उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम, नॉर्थ और साउथ वियतनाम है। क्या है, नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच है 17वीं समानांतर रेखा। और मैकमोहन रेखा बोलेगा तो भारत चीन के बीच है। और मेनरहीन रेखा बोलेगा तो रूस और फिनलैंड के बीच है। और मैगिनोट रेखा बोलेगा तो जर्मनी और फ्रांस के बीच है। और हिडरबर्न रेखा बोलेगा तो ये जर्मनी और जो है ना पोलैंड के बीच स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन 49 पे करा सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा जो है ना कब आता है बताइए। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य ग्रहण के समय आता है। क्या था, सूर्य ग्रहण के समय। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा बोलेगा तो सूर्य ग्रहण के समय आता है, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है। आइए क्वेश्चन 50 पे, क्वेश्चन 50 कह रहा है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी बताइए। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाप्रजापति गौतमी थी। महाप्रजापति गौतमी। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला बोलेगा महाप्रजापति गौतमी थी। और प्रजापति गौतमी जो है ना बुद्ध का पालन पोषण करने वाली माता जो है ना सहमत, इसको ना इनको ये एक तरफ ये ना मौसी थे, मतलब माता की तरह पालन पोषण किए थे। बुद्ध के कौन थे, मौसी थे। और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और इनके बचपन का नाम जो था ना सिद्धार्थ था। और जो महामाया इनके माता का नाम था, महामाया इनकी माता का नाम था, ठीक है, महामाया। और याद रखिए कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, सुधरा था। और इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, सूर्योधन था। क्या था, सूर्योधन, जो शाकगण के मुखिया थे। आई क्वेश्चन 51 पे कह रहा है कि निश्चित ताप पर किसी गैस में दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम किसका है बताइए। कह रहा है निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम किसका है। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉयल का नियम है। क्या है, बॉयल का नियम है। क्वेश्चन नंबर 52 पे देखिए, कह रहा है इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स। यहाँ पे ईच डे द प्रिंस ऑफ गोल्ड विल खालिस्तान ऑन द मार्केट। तो 52 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, फ्लूक्यूट होगा। क्या, फ्लूक्यूट होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 53 पे, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि ए खालिस्तान एजुकेशन नीड्स इंक्लूड रीडिंग, राइटिंग, मैथ एंड वेराइटी ऑफ अदर सब्जेक्ट। क्या होगा बताइए। ए खालिस्तान एजुकेशन नीड्स टू इंक्लूड रीडिंग, राइटिंग, मैथ एंड वेराइटी ऑफ अदर सब्जेक्ट। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फंडामेंटल होगा। क्या होगा, फंडामेंटल। फंडामेंटल एजुकेशन मतलब होता है ना मौलिक शिक्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 54 पे कह रहा है कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होती है, कौन सा विषय होती है। तो संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होती है। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नकाल होता है। क्या होता है, प्रश्नकाल होता है। सो संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय प्रश्नकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 पे आइए देखिए, 55 नंबर जो है ना मैथ क्वेश्चन है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 56 का बात करें, 56 का राइट आंसर क्या होगा। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी होगा, सी। और क्वेश्चन नंबर 57 पे देखिए, कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय नाम था, बताइए कौन था। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय नाम क्या था। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा, कराधान के नियमों मतलब जो है ना कौन कैनोन्स टैक्सेशन का प्रवर्तक था, कौन था बताइए। कराधान के अधिनियमों का प्रवर्तक कौन था। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ। क्या है? एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है, बताइए किसका है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है किसका है। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ववर्ती अपवाद का है। क्या? पूर्ववर्ती अपवाद का है। क्वेश्चन नंबर 60 पे करा, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, बताइए। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। और फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात दीवान ए बंदगान विभाग का स्थापना किया था। याद रखिएगा, दीवान ए खैरात दीवान ए बंदगान विभाग का स्थापना किसने किया था? एफएसडी मतलब फिरोज शाह तुगलक ने किया था। आइए क्वेश्चन आइए, देखिए 61 पे, देखिए इसमें मिलान करना है। सूची 1 में मंदिर दिया और सूची 2 में शहर दिया। कौन सा मंदिर किस शहर में स्थित है, देखिए इसको मिलाते हैं। कैलाश मंदिर बोलेगा तो किस शहर में है। तो कैलाश मंदिर बोलेगा तो कांचीपुरम में है। कहाँ है? कांचीपुरम में है। कैलाश मंदिर कहाँ है? तो कांचीपुरम में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है बताइए। लिंगराज मंदिर बोलेगा तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। कहाँ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। कदरिया महादेव बोलेगा तो कहाँ है बताइए। कदरिया महादेव बोलेगा खजुराहो में। कहाँ है? खजुराहो में। और दिलवाड़ा का जन्म मंदिर बोलेगा तो माउंट आबू में। कहाँ है? माउंट आबू में। तो कैलाश मंदिर बोलेगा कांचीपुरम, का से कैलाश, का से कांचीपुरम। लिंगराज बोलेगा भुवनेश्वर। कदरिया महादेव बोलेगा खजुराहो। दिलवाड़ा का बोलेगा तो माउंट आबू। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 62 पे कह रहा है कि विषुव इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं कब, बताइए। विषुव जो है ना वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं वो कौन सा दिन होता है। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्या है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। आगे क्वेश्चन नंबर 63 पे कह रहा है कि आधुनिक अवर सारणी आधारित है किस पर, बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु क्रमांक पे। किस है? परमाणु क्रमांक पे है। आगे क्वेश्चन नंबर 64 पे कह रहा है कि किस वर्ष में सर्वप्रथम यूरी गागरी ने अंतरिक्ष यात्रा की थी, बताइए। किस वर्ष में सर्वप्रथम यूरी गागरी ने अंतरिक्ष यात्रा की थी। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 में। कब किया था? 1961 में किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 65 पे, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि भारत में डाक टिकट किसके शासनकाल में चालू किया गया था, बताइए। भारत में डाक टिकट जो है किसके शासनकाल में चालू किया गया था। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा। तो 65 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था ना कि भारत में जो है ना, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था कि भारत में डाक टिकट किसके शासनकाल में चालू किया गया था। 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो डी होगा। लॉर्ड डलहौजी के क्या है? लॉर्ड डलहौजी काल में हुआ था। तो भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चालू किया गया था। और याद रखिए कि 1854 में पोस्ट ऑफिस एक जो है ना एक्ट पारित हुआ था, जिसके द्वारा भारत में डाक एवं तार विभाग की स्थापना किया गया था। और साथ ही 2 पैसों के डाक टिकट प्रत्येक पत्र पर लगाने का कानून बना दिया गया था। आगे क्वेश्चन 66 पे कह रहा है कि मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है, बताइए क्या होगा। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 67 पे करा, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यहाँ पे ट्रांसलेशन करना इंग्लिश में, हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। इसका ट्रांसलेशन बताइए इंग्लिश में क्या होगा। हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, क्या होगा। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। क्या है? बी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। बी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। ठीक है। आगे क्वेश्चन 68 पे कह रहा है कि प्लीज सीट डाउन का पैसिव वॉइस क्या होगा। प्लीज सीट डाउन का पैसिव वॉइस क्या होगा। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यू आर रिक्वेस्टेड टू सीट डाउन। क्या है? यू आर रिक्वेस्टेड टू सीट डाउन। क्वेश्चन नंबर 69 पे कह रहा है लोकसभा कार्यकाल क्या होता है, बताइए। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है क्या है, बताइए। तो 69 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ना, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आगे क्वेश्चन बताइए 70 पे, करा निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है, बताइए। किस वाक्य में जो आक्रामक क्रिया है। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योति रोती है। क्या है? ज्योति रोती क्या है? इसमें आक्रामक क्रिया है, ज्योति रोती है। आगे क्वेश्चन बताइए 71 पे करा, पेड़ से पत्ता गिरा। यहाँ पेड़ से में जो है ना कारक क्या है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक है। क्या है? अपादान कारक है। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पे करा, जब पानी में 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका
आयतन क्या होगा, मतलब वॉल्यूम क्या होगा। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, पहले घटता है और तब क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है प्रकाश तरंगों के वायु के कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे क्या कौन होते हैं बताइए। कह रहा है प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे होते हैं, बताइए क्या। तो 73 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तरंगदैर्घ्य और वेग होते हैं। क्या होता है, तरंगदैर्घ्य और वेग। तो कह रहा है कि प्रकाश तरंगों के वायु और कांच में जाने पर जो चर जो है ना वेरियस प्रभावित होते हुए हैं तरंगदैर्घ्य और वेग होता है। आगे क्वेश्चन 74 पे करा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का समानता अर्थ क्या होता है बताइए। प्रच्छन्न बेरोजगारी का समानता अर्थ क्या होता है। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रमिका का सीमांत उत्पादकता शून्य है। तो कह रहा है प्रच्छन्न बेरोजगारी का समानता अर्थ क्या होता है, तो श्रमिका की सीमांत उत्पादकता क्या है, शून्य है। क्वेश्चन 75 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई थी बताइए। कह रहा है किसने जो है ना, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी जो है गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई, बताइए कौन बनाया था। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा बनाए थे। कौन बनाए थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्रांतिकारियों गतिविधियों के लिए लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। आगे क्वेश्चन रही 76 पे करा शिकारी देवी है। शिकारी देवी अभ्यारण्य जो है ना किस राज्य में है बताइए। शिकारी देवी जो अभ्यारण्य है वो इसका शिकारी देवी अभ्यारण्य कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा, शिकारी देवी बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश में है, दुधवा बोलेगा तो कहाँ, यूपी में है, और मानस बोलेगा तो कहाँ है, तो मानस असम में है, और काबला बोलेगा तो कहाँ है, काबला तेलंगाना में है, और बांदीपुर बोलेगा तो कहाँ है, तो कर्नाटक में। ठीक है। आगे क्वेश्चन है 77 पे कह रहा है क्रेब्स चक्र में निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण होता है। क्रेब्स चक्र में जो निम्नलिखित में किसका संश्लेषण होता है। तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। किसका होता है, पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। तो क्रेब्स चक्र में जो है ना पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है, और इसके जो है फलस्वरूप जो है ना, याद रखिएगा कि एक मतलब जो है एक ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलाइसिस के विघटन के फलस्वरूप पायरुविक अम्ल के 2 गुण होते हैं। एक क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और विशेष एंजाइम की उपस्थिति में होता है। आगे क्वेश्चन 78 पे देखिए, इसमें मिलान करना है। सूची 1 दिया, सूची 2 को मिलाना है। देखिए इसको मिलाते हैं। जो अखिल भारतीय हरिजन का जो स्थापना किए थे, कौन किए थे, अखिल भारतीय, मिलाते हैं, अखिल भारतीय जो है ना हरिजन संघ का स्थापना किसने किया था, अखिल भारतीय हरिजन, बताइए। अखिल भारतीय संघ हरिजन बोलेगा तो महात्मा गांधी संस्थापक, लेकिन अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ बोलेगा तो भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे, भीमराव अम्बेडकर संस्थापक थे। और संशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, ये किए थे ज्योतिबा फूले। कौन किए थे, ज्योतिबा फूले किए थे। और आज आत्मसम्मान आंदोलन का बोलेगा तो कौन किए थे, रामास्वामी अय्यर। देखिए फिर से देखिए, कल अखिल भारतीय हरिजन बोलेगा तो अखिल भारतीय सिर्फ हरिजन है तो क्या होगा, महात्मा गांधी। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ बोलेगा तो कौन किए थे, भीमराव अम्बेडकर किए थे। और संशोधक समाज की स्थापना किसने किए थे, ज्योतिबा फूले किए थे। और आत्मा सम्मान जो है ना आंदोलन का स्थापना किसने किए थे, रामास्वामी अय्यर किए थे। तो 78 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 79 में क्वेश्चन कर रहा है कि लोकहित मुकदमे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL कह रहा है लोकहित मुकदमे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था, कहाँ से हुआ था। तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड स्टेट्स से हुआ था। कहाँ से, यूनाइटेड स्टेट्स से हुआ था। तो लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ यूनाइटेड स्टेट्स से हुआ था। और PN भगवती जो है ना भारत में लोकहित मुकदमे मतलब PIL के जनक कहे जाते हैं। तो PIL के जनक कौन है, तो कौन है, PN भगवती है। नाम से ही है PIL, तो P से PN भगवती। आगे क्वेश्चन रही 80 पे कह रहा है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था। कह रहा है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ। क्या है, बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन रही 81 पे कह रहा है चूज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड टू एडमोनिसिस। क्या होगा बताइए। तो 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, टू रिप्रीमेंड होगा। क्या, टू रिप्रीमेंड होगा। आगे क्वेश्चन 82 पे कह रहा है रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर। कह रहा है कि रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे रीअरेंज करना है। इंडिपेंडेंस ऑफ राइटर्स टू नॉट इंक्लूड द इस्टेब्लिशमेंट और क्या है, प्रायोरिटीज द कंट्री इंडियन। अरेंज करना है, इसमें बताइए कौन कौन होगा पहले। तो 82 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 82 का ए होगा, DCBA। क्या होगा, DCA। पहले डी होगा प्रायोरिटीज इन द कंट्री इंडियन होगा। उसके बाद क्या होगा, सी होगा इस्टेब्लिशमेंट होगा। उसके बाद बी होगा डू नॉट इंक्लूड द इंडिपेंडेंस ऑफ राइटर्स होगा।
तो DCB है इसका सही जो है ना सजाने के लिए दिया हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 83 पे कह रहा है बाघ परियोजना कब आरंभ हुआ था। बाघ परियोजना जो है कब आरंभ हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 1973 में हुआ था। तो बाघ परियोजना बोलेगा तो प्रारंभ कब हुआ था, 1973 के सिंहभूम जिले में किया गया था। हाथी बोलेगा तो कब हुआ था, हाथी बोले 1992 में हुआ था। कब हुआ था, हाथी 1992 में हुआ था। और हंगुर बोलेगा तो कब हुआ था, हंगुर बोले 1970 में हुआ था। कब हुआ था, 1970 में हंगुल हुआ था। और गैंडा बोलेगा तो कब हुआ था, गैंडा 1987 में हुआ था। कब हुआ था, 1987 में गैंडा हुआ था। और मगरमच्छ का बोलेगा तो परियोजना कब प्रारंभ हुआ था, मगरमच्छ का 1974 में मगरमच्छ हुआ था, याद रखिएगा। तो हाथी बोलेगा तो 1992, बाघ बोलेगा तो 1973, और हंगुल बोलेगा 1970, मगरमच्छ बोलेगा तो 1974, और गैंडा बोलेगा 1987 में हुआ था। आय को समय 84 पे करा शीशा युक्त पेट्रोल में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है, बताइए। शीशा युक्त पेट्रोल में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है, तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेट्राइथाइल लेड होता है। क्या होता है, टेट्राइथाइल लेड होता है। क्वेश्चन नंबर 85 पे करा पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का प्रथम प्रांत जो है निम्न में से कौन था। पंचायती राज लागू करने वाला भारत का प्रथम प्रांत निम्न में से कौन था, तो राजस्थान था। कौन था, राजस्थान। तो पंचायती राज को लागू करने वाला प्रथम राज्य बोलेगा तो कौन सा, राजस्थान था। और पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री कौन के, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था। 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 86 पे करें एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शांति पुरस्कार कब जीता, बताइए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शांति पुरस्कार कब जीता था, तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1977 में जीता था। कब से जीता था, 1977 में जीता था, 1997। आइए क्वेश्चन 87 पे कह रहा है कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कब किया था, बताइए। मतलब किसके शासनकाल में किया था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, ये किया था ना इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। कौन किसी का शासनकाल में किया था, इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। तो कह रहा है कि मंगोल नेता चंगेज खां ने उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश शासनकाल में आक्रमण किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 88 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, बताइए। कह रहा है इस ऑप्शन में कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली का है। किसका, अरावली का है। क्वेश्चन नंबर 89 पे कह रहा है सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत संयोजी बंद होता है। क्या होता है, विद्युत संयोजी बंद होता है। तो सोडियम क्लोराइड जिसका सूत्र होता है, सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है। क्या होता है, NaCl होता है, इसका सूत्र होता है। तो कह रहा है सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, तो विद्युत संयोजी बंद होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 90 पे कह रहा है कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या है, बताइए। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या है, तो 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, जायरे है। क्या है, जायरे है। जितना जो है ना सेट नदी का रन उतना क्वेश्चन जो है ना अच्छा डाल रहे हैं प्रैक्टिस सेट में। और एक प्रैक्टिस सेट में कम से कम जो है ना 5-6 क्वेश्चन ऐसा है जो मिलाने वाला सिर्फ, उसमें कम से कम सोचिए 5-6 अगर मिलाने वाला, उसमें ऐसे ही 10 चौका मतलब क्या, अगर 10 चौका 40 क्वेश्चन ऐसे निकल गया उससे। तो कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का जो प्रारंभिक नाम क्या है, तो इसका जो है ना जायरे है। क्या है, जायरे। तो ये देखिए कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का बोलेगा प्रारंभिक नाम क्या है, जायरे है। और डच गुयाना का जो है ना कांगो का बोलेगा तो पुराना नाम क्या था, डच गुयाना था। नीदरलैंड का बोलेगा तो पुराना नाम क्या था, हॉलैंड था। और घाना का बोलेगा तो गोल्ड कोस्ट था। और जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या था, रोडेशिया। और ताइवान का बोलेगा तो पुराना नाम क्या था, फार्मोसा था। क्या था, फार्मोसा। आइए क्वेश्चन नंबर 91 पे करा देश की निम्नलिखित प्रमुख नदियों में से एवं उनके उद्गम स्थानों को सही जोड़े बनाइए। इधर ये ऑप्शन इधर दिया, देखिए दिया हुआ है ना कि नदी दिया हुआ सूची 1 में, सूची 2 में क्या है, उद्गम स्थल दिया हुआ। कौन सा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, देखिए मिलाते हैं। देखिए सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सतलज नदी का उद्गम ये होता है राक्षस ताल झील से। कहाँ से, राक्षस ताल से होता है। ठीक है, सतलज नदी का जो उद्गम होता है वो राक्षस ताल से होता है। और झेलम नदी का उद्गम होता है, ये होता है शेषनाग से होता है। कहाँ से होता है, शेषनाग से होता है, झेलम का। कावेरी का उद्गम कहाँ से होता है, कावेरी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी से होता है। कहाँ से, ब्रह्मगिरी से। नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक से होता है। फिर से देखिए सतलज का उद्गम कहाँ से होता है, तो राक्षस ताल से होता है। झेलम का उद्गम कहाँ से होता है, तो शेषनाग से होता है। कावेरी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ब्रह्मगिरी से होता है। और नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक से होता है। तो 91 का जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 3, 4, 1, 2। आइए क्वेश्चन नंबर 92 पे कह रहा है कि मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है, बताइए किसके द्वारा। मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाते हैं किसके द्वारा, तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोहेलाइन द्वारा। क्या होगा, आइसोहेलाइन द्वारा। तो मानचित्र पर सागर की लवणता आइसोहेलाइन से दर्शाया जाता है। और आइसोक्लाइव जो होता है ना, चुंबकीय गति को समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोक्लाइव। चुंबकीय गति की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आइसोक्लाइव कहते हैं। और सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आइसोहेल कहते हैं।
और चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति को दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोगोनल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पे देखिए, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 93 का बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आगे 93 नंबर क्वेश्चन पे आई भाई। 93 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, 94 नंबर का आंसर क्या होगा? आंसर इसका 94 का ए होगा। क्या होगा? ए होगा। 94 का ए होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 95 पे कह रहा है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है। पूर्ति जो है ना अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह युक्ति किसकी है? पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह युक्ति किसकी है? तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेबी से का है। किसका है? जेबी से का है। तो पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह युक्ति जेबी से का है। अब मांग जो होता है, मांग और आपूर्ति के बीच परस्पर संबंध होता है। मांग अधिक होता है और आपूर्ति कम होता है तो क्या होता है? कीमत बढ़ जाता है। मांग अधिक होगा और कीमत जो है ना, मांग अधिक होता है और आपूर्ति कम होता है तो कीमत क्या होता है? बढ़ जाता है। यदि आपूर्ति अधिक होगा और मांग कम होगा तो कीमत क्या होगा? घट जाएगा। ये सिंपल है। आगे क्वेश्चन 46 पे कह रहा है सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश के नाम से कौन जाना जाता है? बताइए, सूर्योदय के देश के नाम से किसको बोलते हैं? तो ये जो है ना, सूर्योदय का देश के नाम से जो नॉर्वे को बोलते हैं। किसको? नॉर्वे को। सूर्योदय का देश बोलेगा तो किसको बोलते हैं? नॉर्वे को। और लिली का देश बोलेगा तो कनाडा को। किसको बोलते हैं? ना, कनाडा को। और पश्चिम का बेबीलोन बोलेगा तो किसको बोलते हैं? रोम को। और प्ले ग्राउंड और यूरोप बोलेगा तो स्विट्जरलैंड को बोलते हैं। और गोरे का कब्र बोलते हैं गिनी को। क्या करते हैं? गिनी को। तो सूर्योदय का देश बोलेगा तो किसको बोलते हैं? नॉर्वे को बोलते हैं। आगे क्वेश्चन 97 पे कह रहा है शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन था? बताइए, शिवाजी का जो अंतिम अभियान सैन्य अभियान था वो कौन था? बताइए क्या होगा? शिवाजी का जो अंतिम सैन्य अभियान था वो कौन था? तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक का अभियान था। कौन था? कर्नाटक का अभियान था। तो शिवाजी का जो अंतिम सैन्य अभियान था वो कर्नाटक का अभियान था, जो 1679 में हुआ था। कब हुआ था? 1679 में। 1679 में हुआ था। तो शिवाजी का जो अंतिम सैन्य अभियान था वो कर्नाटक का अभियान था, 1679 में हुआ था। और शिवाजी द्वारा जीता गया पहला जो किला था तोरण का किला था, जिसने इन्होंने 1643 में बीजापुर के शासक जिसे जीता था। और शिवाजी का जन्म पूछेगा तो कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। पूना के निकट हुआ था, शिवनेर नामक स्थान पे हुआ था। और शिवाजी के पिता का नाम क्या था? साजी भोसले था। और माता का नाम जीजाबाई था। क्या था? जीजाबाई। आई क्वेश्चन 98 पे करण इनमें से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? करण इनमें से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संतरा में क्या होता है? विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होता है। संतरा में जो है ना विटामिन सी की मात्रा क्या होता है? सर्वाधिक होता है। तो संतरा में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होता है। अब विटामिन सी जो है ना, अगर रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसके प्रमुख स्रोत बोलेगा तो नींबू होता है, संतरा होता है, नारंगी होता है, टमाटर, खट्टे पदार्थ में ना विटामिन सी पाया जाता है। आगे क्वेश्चन 99 पे कह रहा है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? बताइए, स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? बताइए, किस खेल से है? किससे है? बताइए, स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्म से है। स्वर्ण कमल का पुरस्कार जो है ना, स्वर्ण कमल का संबंध जो है फिल्म में दिए जाने वाले पुरस्कार से संबंधित है। साहित्य क्षेत्र में बोलेगा तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और खेल में बोलेगा तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है खेल में, याद रखिएगा। अब प्रक्रम में क्षेत्र में बोलेगा तो अशोक चक्र अवार्ड दिया जाता है। प्रक्रम में बोलेगा तो क्या होता है? अशोक चक्र अवार्ड दिया जाता है। देखिए, अगर यहाँ पे स्वर्ण कमल बोलेगा तो फिल्म में दिया जाता है, साहित्य क्षेत्र में बोलेगा तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, और खेल में बोलेगा तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, और प्रक्रम में बोलेगा तो अशोक चक्र अवार्ड दिया जाता है। अब तो राजीव गांधी का नाम चेंज कर दिया गया ना, मेजर ध्यानचंद मतलब अवार्ड कर दिया गया है। आगे क्वेश्चन भाई 100 पे कह रहा है कि समय से कौन सा विशेषण बनेगा? बताइए, समय से जो है ना कौन सा विशेषण बनेगा? बताइए क्या बनेगा? समय से जो है कौन सा विशेषण बनेगा? तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामायिक बनेगा। कौन बनेगा? सामायिक बनेगा। तो समय से जो है ना कौन सा विशेषण बनेगा? तो सामायिक बनेगा। कौन बनेगा? सामायिक बनेगा। तो ये सेट नंबर जो है ना, सेट नंबर 17 कंप्लीट हो गया। आगे का जो क्लास में ना सेट नंबर 18 कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं सेट नंबर 18 में। बाकी इस क्लास को पीछे जो भी क्लास हुआ है ना, सारा अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। जो भी सेट करवाए हैं इसके पहले 16 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और आगे जो भी पीछे और भी 10 प्रैक्टिस सेट करवाए थे, इस ज्ञान बिंदु का ही प्रैक्टिस सेट था, तो उसमें ना सारा आपको मिल जाएगा, चेक कीजिएगा। तो सभी सेट को अच्छे से देखिए। अंत समय में तो ये सब जो है ना एग्जाम में सफलता दिलाएगा। तो सभी सेट को देखिए और हर जगह शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 18 के साथ। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।